नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और श्योपुर से आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता रही हैं, जहां पर आपत्तिजनक हालत में कंप्यूटर ऑपरेटर मिला है। लड़की के परिजनों ने इस युवक को पकड़ लिया और इसके बाद पीटा है। इसके साथ ही ई रिक्शा में रस्सी से बांधकर उसका जुलूस भी निकाला गया है। विजयपुर बीआरसी दफ्तर में ये आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में तैनात है कंप्यूटर ऑपरेटर, और इसने लड़की को चाबी लेने के बहाने दफ्तर बुलाया था, बीआरसी दफ्तर बुलाया था, और उसके बाद आपत्तिजनक हालत में इसे पकड़ा गया। परिजनों ने विजयपुर थाने में इसकी शिकायत भी अब दर्ज कराई है। बड़ी खबर आपको श्योपुर से ये बता रहे हैं। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ श्योपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। दीपक, ये पूरा मामला क्या है और कैसे परिजनों को खबर मिली? परिजनों ने जो शिकायत की है उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरह की जो मामला सामने आया विजयपुर थाना इलाके के कन्यासला के पास का है, और बताया जा रहा है कि इस युवती को कोचिंग की चाबी लाने के बहाने इस आरोपी के द्वारा बुलाया गया था। इसके बाद में ये आपत्तिजनक हालत में उसके परिजनों के द्वारा पकड़ लिए गए हैं, क्योंकि परिजनों को ऐसा लगा था कि कुछ देर हो गई है और उनकी जो बेटी है वापस नहीं लौटी है, तो वो पीछे से आ गई थी और आपत्तिजनक हालत में उसे देख करके वो आगबबूला हो गए और उन्होंने सबसे पहले उसकी मारपीट की। मारपीट के बाद में उसे रस्सियों से बांध करके पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला है। फिर मामले की शिकायत विजयपुर पुलिस से की है। अब विजयपुर पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। जी, क्या इस मामले में एक्शन के तहत युवक की गिरफ्तारी हुई है और नाबालिग का इस मामले में क्या कुछ कहना है? पुलिस ने क्या उससे भी बातचीत की? जहां तक कार्रवाई करते हैं तो पुलिस ने अभी तक इस मामले में मीडिया से बात करने से मना कर दिया है, और रही बात कार्रवाई की तो पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। और जो आरोपी है उसे तत्काल जो युवती के परिजन है उन्होंने बांध करके उसे पुलिस थाने भेज दिया था। इस वजह से पुलिस जब उस आरोपी पर कार्रवाई करी तो गिरफ्तारी भी वहीं की वहीं कर लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक। लाडली बहनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सौगात दी और योजना की चौथी किश्त जारी कर दी। इसके साथ ही उन्होंने 387 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी लगे हाथ किया। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। सबसे पहले वे अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया और इसके बाद फूलबाग तक रोड शो किया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सीएम ने लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की और सिंगल क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनाओं के खाते में 1269 करोड़ की राशि डाली। सीएम ने लाडली बहनों को कहा कि योजना उनके सम्मान के लिए है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद बहनों की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में बहनें ध्यान से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा, 15 महीने की सरकार में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा के लिए लॉक कर चंबल में फेंक दिया। 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखा। वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। सीएम ने लाडली बहनों के साथ ग्वालियर को भी सौगात दी। उन्होंने 387 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि कर्नाटक की तरह कांग्रेस ने एमपी में भी कई घोषणाएं की हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने नेले पर दैला फेंका है। लाडली बहनों को 3000 रुपये महीना देने की तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस ने 2018 में जो वादे किए थे वो भूल गए। सीएम ने जो योजना चलाई थी उसे बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एमपी में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना, कन्यादान योजना, महिला आरक्षण सब बंद कर दिया जाएगा। महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखा। वो सीरियल का नाम है
कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग। सिवनी के धूमा से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली और इसने सिवनी जिले में प्रवेश किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की अगुवाई में जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी पहुंची। यहां पर उनका स्वागत किया गया। 2 दिनों तक ये यहीं सिवनी में यात्रा चलेगी। पहले दिन केवलारी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के बाद दूसरे दिन बरघाट सिवनी विधानसभा क्षेत्र में ये पहुंचेगी। दिल्ली से बीजेपी के सांसद, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भिंड पहुंचे। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने तिवारी पहुंचे थे, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर जमकर हमला बोला कांग्रेस पर और कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट और धर्म को नष्ट करने वाली पार्टी है, साजिश करने से बाज नहीं आ सकती। उन्होंने एमपी के अधिकांश क्षेत्रों से कांग्रेस के पतन की बात भी कही। गोहद के लोगों से मनोज तिवारी भी प्रार्थना करने आया है। पहली बार आया हूं और मेरा ये सब में बड़ा शुभ है। मैं बड़ी दिल से बात भी करता हूं। गोहद आएगा बीजेपी को, और मध्य प्रदेश पर जो लोग नजर गड़ाए हुए हैं, वो लोग जो सनातन धर्म को नष्ट करना, अपने करप्शन, अपने सनातन को नष्ट करने की साजिश इससे ऊपर आ नहीं सकती, और यही कारण है कि वो हर जगह से समाप्त हो रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ते आगे, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विवाद भी हो रहे हैं। रतलाम में ग्रामीण इलाके में यात्रा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 नेता आपस में ही भिड़ गए और मारपीट करने लगे। शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार इन दोनों के नाम हैं। इनके बीच विवाद को लेकर अब पार्टी ने इन्हें नोटिस मांगा है और नोटिस इन्हें दिया है और जवाब इनसे मांगा है। वहीं खरगोन की बात कर लें तो यहां पर मंडलेश्वर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची और यात्रा जैसे ही पहुंची यहां पर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने यात्रा का विरोध कर दिया। राजकुमार मेव का विरोध किया। पार्टी ने राजकुमार मेव को दरअसल यहां से उम्मीदवार बनाया है और इस यात्रा में, जन आशीर्वाद यात्रा के रथ में राजकुमार मेव अपने पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रत्याशी बदलने की मांग की और इसी वजह से जब यहां से यात्रा गुजर रही थी तब भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये यात्रा यहां से निकाली गई। सिवनी में रामभद्राचार्य की सियासी अपील देखने को मिली। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने मंच से अपील कर दी। व्यासपीठ से अपील वो करते हुए नजर आए कि प्रदेश में मंत्रमुग्ध होकर कमल खिला दो। दिनेश राय मुनमुन की तरफ से कथा का आयोजन किया गया, लिहाजा उन्होंने दिनेश राय मुनमुन को मिनिस्टर बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ली और वो कह रहे हैं कि विधायक दिनेश राय स्वामी रामभद्राचार्य की जो कथा करा रहे हैं, उन्होंने उनके लिए कहा है कि उन्हें मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत कर नहीं, पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है, मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको। इस बार भोपाल में कैबिनेट मिनिस्ट्री में इनको मुझे किसी न किसी विभाग में बिठाना है। श्योपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने 3 युवकों पर केंद्रीय मंत्री की आवाज टेम्परिंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि पिछले दिनों विकास यात्रा के दौरान 3 युवकों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई नारेबाजी को टेम्परिंग करके उनकी आवाज बदल दी थी और फिर जिंदाबाद के नारे को मुर्दाबाद बोलकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसे लेकर पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके मामला आगे जांच में ले चुकी है।
और चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। रीवा में इटौरा बाईपास पर कार और बाइक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर बाईपास के नीचे गिर गए, जबकि कार भी सड़क से नीचे चली गई। बाइक पर एक महिला, पुरुष और एक मासूम बच्चा सवार था, जबकि कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में घायल सभी लोगों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक शख्स की हालत गंभीर है। खबर मिलते ही मौके पर विश्वविद्यालय पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले की जांच में जुट गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुरैना से खबर बताते हैं आपको, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट के बाद दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। इसमें पथराव भी हुआ है और इसमें 3 लोग घायल बताए गए हैं। ओरसा थाना क्षेत्र के सनाईपुरा गांव की ये घटना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन तीनों फरार बताए गए हैं। बढ़ते आगे, बुरहानपुर में अचानक से सड़क धंस गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। दरअसल सरदार पटेल वार्ड जो है, यहां पर सड़क धंस गई। सड़क धंसने से करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। सीवरेज की पाइपलाइन टूटने की वजह से सड़क धंसने का आरोप लगाया गया। स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि उसकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता। देवास के नौसराबाद क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी 4 दिन से लापता है। परिजन कह रहे हैं कि शव के पैर जमीन पर चूंकि टिके हुए हैं, तो ऐसे में वो फांसी कैसे लगा सकता है। बताया जा रहा है कि नौसराबाद निवासी 35 वर्षीय राकेश धागड़ की बेटी 4 दिन से लापता थी। राकेश ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन बेटी नहीं मिली। परिजनों ने सुबह राकेश को फांसी के फंदे से लटकते देखा तो मौके पर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जो हमारा भाई है उसने फांसी लगा ली है राकेश धागड़ ने, और बालिका हमारी जो गायब है 4 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए आए हैं हम। और यहाँ हमारे राकेश ने भैया ने फांसी लगा ली है शाम को, तो इसलिए हम आए हैं कि हमारी लड़की को मतलब कुछ परेशानी नहीं हो। हमें डर है कि कहीं उसके साथ कुछ खाना नहीं होगा। इसमें लगातार पुलिस जांच कर रही है। परिजन साथ में हैं। परिजनों के साथ में जगह जगह जहाँ पे भी आवश्यक है वहाँ दबिशें दी जा रही है, जानकारी दर्ज की जा रही है। यह कि आज जो घटनाक्रम हुआ है इसके संबंध में अगर मर्ग जाँच करके विस्तृत इसमें जाँच की जाएगी ये क्या प्रकार है। बढ़ते आगे, छतरपुर में धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले में एक बड़ा अब खुलासा हो गया है। ये खुलासा एसपी अमित सांघी ने किया है। पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों को बमीठा थाना क्षेत्र के पाटन गांव में धर्म परिवर्तन कराते हुए पकड़ा था। पुलिस के हत्थे चढ़े 4 लोगों में से 3 दिल्ली के हैं, जबकि एक शख्स छतरपुर का ही रहने वाला है। इनके पास से विशेष धर्म की एक किताब और उनके मोबाइल में धर्म परिवर्तन से जुड़े सबूत मिले हैं। इनके खिलाफ बमीठा थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लोग वहाँ पे, जिसमें से कि कुछ दिल्ली के भी हैं, और आके मीटिंग कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित कुछ साहित्य का वितरण कर रहे हैं और उससे संबंधित कुछ भजन और या कुछ इस तरह के उपदेश वो दे रहे हैं। इस पे से पुलिस ने जाके जब पता किया तो मौके पे 4 लोग मिले और उनके पास कुछ साहित्य भी मिला और इसके अलावा उनके मोबाइल्स में भी कुछ इस तरह की सामग्री मिली और इसमें से 3 जो हैं वो नई दिल्ली के थे, एक छतरपुर का था। तो आवेदक की रिपोर्ट पे थाना बमीठा में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और 4 लोगों को हिरासत। बालाघाट नगर में शनिवार की रात बुआ भतीजे की जोड़ी महावीर चौक स्थित मां ज्वेलर्स पहुंची, जहां दोनों ने दुकान में बैठे पीयूष सोनी से सोने की चेन दिखाने की बात कही। जब पीयूष सोने की चेन दिखा रहा था तो दोनों आपस में चेन को लेकर चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद भतीजा लगभग आधा दर्जन सोने की चेन लेकर भाग निकला। इसके बाद आनन फानन में व्यापारी ने बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बीच बुआ बनकर आई महिला भी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज्वेलर ने गेट बंद कर दिया। महिला को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि भतीजा 6 लाख रुपए की सोने की चेन लेकर भाग निकला। इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 2 लोग आए, एक जेंट्स और एक लेडीज,
वो चेन देख रहे थे सोने की, और लगभग देखते देखते 1 घंटा हुआ, पसंद नहीं कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैं कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दिया, उतने में वो आदमी ने 5 से 7 चेन लेके भाग गया। और एक जो लेडीज़ थी वो वही थी, तो मैंने चैनल गेट लगा के एक जन को बुलाया वहाँ पे, और वहाँ पे खड़ा किया। उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश किया, पर पकड़ाया नहीं वो। बड़ा दुख का विषय है कि ये लगातार तीसरी घटना सराफा मार्केट में हुई है, जो इस तरह की लूट हुई है कि दिन दहाड़े जो है व्यापारी अपना काम कर रहे थे और कस्टमर बनके कुछ लुटेरे जैसे लोग आए और सामान देखते थे, लूट कर चले गए हैं। क्योंकि देखा गया है कि आए दिन ऐसी घटनाएं का कारण मेन कोई ये होता है कि पहले यहाँ पर सराफा जो कि सेंसिटिव पॉइंट होता है, पहले यहाँ गश्त पॉइंट हुआ करता था। वर्तमान में गश्त पॉइंट अभी शायद उतना स्थायी नहीं दिख रहा है। श्योपुर जिले के तत्कालीन सीएमएचओ और जिला अस्पताल में पदस्थ सीनियर डॉक्टर AR करोरिया पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मामले में 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आरोपी डॉक्टर जो है अपनी गलती पर महिला के परिजनों से माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं और महिला के परिजन उनकी पिटाई कर थाने ले जाने की बात कर रहे हैं। उधर इस मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने जांच निष्पक्षता के साथ किए जाने की बात कही। कांग्रेस ने इस मामले पर निशाना भी साधा है। यह वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है और इस पूरे विषय की पुलिस को निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए। यदि जांच में डॉक्टर दोषी है तो डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसा विषय है कि ये विषय महिला की छेड़छाड़ से लेकर है और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो डॉक्टरों का पैसा है वो भी बदनाम होता है। घृणित अपराध अगर एक डॉक्टर के प्रति लोगों का इस तरीके का मैसेज जाता है और अगर ये हकीकत है, इसमें सच्चाई है, तो इससे दुर्भाग्य वाली बात और क्या होगी कि मंदिर पे हॉस्पिटलों में लोग दिखाने जा रहे हैं। अगर ये मानसिकताएं सामने आ रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस प्रदेश में। तो जिस मरीज को खांसी है तो उसको तो चेस्ट परीक्षण करना ही पड़ेगा स्टेथोस्कोप लगा के। यदि कोई डॉक्टर परीक्षण नहीं करेगा तो उसकी बीमारी कैसे पता चलेगा? उसकी वजह से कोई आरोप लगाता कि मेरे साथ छेड़खानी की है तो डॉक्टर प्रोफेशन बंद करना पड़ेगा। सोनोग्राफी वाला तो सोनोग्राफी करेगा तो पेट को उठा के सोनोग्राफी करता है, वो तो तलवार खिसका के नीचे पे सोनोग्राफी करता है, तो वो तो उस पर तो रोज आरोप लगेंगे, वो तो जेल में बैठा रहेगा। इधर राजधानी भोपाल में, इंदौर में, छिंदवाड़ा में, नर्मदापुरम में, सागर में और रायसेन में कुल 21 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। उज्जैन में बारिश के बाद क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, मंदिर भी डूब गए, कई सारे आधे। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 35 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है। संभाग के कुछ और जिलों को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगर मालवा में आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। उज्जैन को वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर की नगरी कहा जाता है और यहाँ बाबा महाकाल के अनन्य भक्त रहते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जो सिर्फ बाबा महाकाल की आराधना में लीन रहते हैं। ऐसे ही भक्त हैं सतीश सक्सेना, जो उज्जैन के राजा महाकाल का स्वरूप सतीश सक्सेना के हाथों में है। उनकी कला के कारण कई बच्चे उनसे ड्राइंग सीखने उनके घर पर आते हैं। उनकी हिंदू देवी देवता के चित्र और मूर्ति बनाने की इतनी ख्याति है कि इनसे मिलने और भगवान की पेंटिंग बनाना सीखने के लिए कई विदेशी भक्त भी यहाँ पर आते हैं। सतीश सक्सेना मैक्सिको, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, लंदन देशों की यात्रा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सतीश सक्सेना की भक्ति देखकर 1 दर्जन से अधिक विदेशियों ने हिंदू धर्म भी अपनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में भालू अक्सर लोगों पर हमला करते रहते हैं, लेकिन कांकेर से जो तस्वीर आई है वो काफ़ी अलग है। ग्राम नारा में एक जंगली भालू गांव में पहुंचा, लेकिन यहां पर भालू ने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि भालू और इंसान की दोस्ती नजर आई। इस वायरल वीडियो में कुछ ग्रामीण जंगल से आए भालू को बिस्किट खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और भालू भी किसी पालतू पशु की तरह बड़े मज़े से बिस्किट खाते हुए दिखाई दे रहा है। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण समारोह 14 सितंबर से होगा, जो कि 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रतिमा के अनावरण के साथ ही कई कार्यक्रम होंगे। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थल के पास ही 2 विशाल अस्थायी यज्ञशाला का निर्माण किया गया है।
जिनमें 15 और 16 सितंबर को देश के विख्यात साधु संत वैदिक रीति से हवन पूजन और 17 सितंबर को 340 साधु संत 51 कुंडीय हवन करेंगे। 18 सितंबर को आदि गुरु की प्रतिमा अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। स्टेज के बीचों बीच बनी सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति के सामने पहुंचेंगे। इसके बाद लिफ्ट से चरणों तक जाएंगे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण का मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 बजे तक का है। इसके लिए 4 लेयर में स्टेज बन रहा है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मूर्ति के दोनों ओर 250 संत और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 19 सितंबर को ओंकार पर्वत के पीछे कावेरी नदी के तट पर स्थित ग्राम सिद्धवरकूट में संत समागम होगा और ओंकारेश्वर में 20 सितंबर को अनावरण कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ऐसे तो भीड़भाड़ हमेशा बनी रहती है, परंतु ओंकारेश्वर का जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनने के बाद यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से भी दूरस्थ क्षेत्रों से लोग यहाँ प्रतिमा को देखने आएंगे, जिसके कारण यहाँ लोकल का भी कहीं ना कहीं व्यापार और अध्यात्म भी यहाँ से पूरे देश दुनिया में जाएगा। तो अपने आचार्य शंकर की प्रतिमा का स्थापन का काम जो चल रहा है मानदाता पर्वत पे, वो लगभग अपने अंतिम चरण में मूर्ति स्थापना हो चुकी है और इसी महीने लगभग 18 तारीख के आसपास इसका अनावरण होना। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के आगमन की बात है, उसके अभी कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जो भी हमारी तैयारियां वो पूर्ण हो चुकी हैं और इसमें 2-3 दिन के धार्मिक अनुष्ठान होंगे और अपने देश के कोने कोने से तमाम साधु संतों के आने की संभावना है और लगभग 18 तारीख के आसपास इस परियोजना में जो आचार्य शंकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। ओंकार पर्वत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर 1000 लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। पूरा कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वे लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री आसमान से यहाँ का जायजा भी ले चुके हैं। आचार्य शंकर जी की प्रतिमा का अनावरण है। अनावरण के दौरान जो अनावरण का जो कार्यक्रम रहेगा, उस दौरान कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें बाहर से अतिथि आएंगे, जिसमें संत समाज के लोग भी आना है, कई वीआईपी आएंगे। उनको लेकर हमारी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार है और उसमें कहाँ हमारी पार्किंग स्थल होंगे, कहाँ हमारे क्या कहते हैं उनको रुकने की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कहाँ तक उनको लेकर जाना है और उन कार्यक्रमों के हिसाब से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यहाँ 54 फीट ऊंचे आधार स्तंभ पर आदि शंकराचार्य की अष्ट धातु से बनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके मद्देनजर 30 लोगों की टीम 24 घंटे दिन रात प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्कूल भवन को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये स्कूल ही होगा। ऐसे ही हालात दतिया के एक गांव के हैं जहां पर यह समझना ही मुश्किल हो गया है कि ये स्कूल है या तबेला। इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गंदगी, गोबर, टूटी छत और जानवरों का बसेरा, फिर भी कहलाता तो ये स्कूल ही है। दतिया के पलोथर गांव का विद्यालय, जो विद्यालय कम तबेला ज्यादा दिखाई देता है। बारिश हुई नहीं कि हर कक्षा पानी पानी हो जाती है। कहीं गंदगी है, कहीं मलबा तो कहीं गोबर। और तो और बच्चों और स्कूली स्टाफ को जहां बैठना चाहिए वहां आराम फरमाते हैं जानवर। ऐसे में अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि यहाँ बच्चे कितने ही आते होंगे, क्या पढ़ते होंगे और पढ़ने वाले भी क्या पढ़ाते होंगे। बस होती है तो सिर्फ खाना पूर्ति। कुछ ऐसे एक ही कमरे में कई कक्षाओं के छात्र बैठा दिए जाते हैं और पढ़ाई शुरू हो जाती है। हालात पर हेडमास्टर साहब के बोल भी जरा सुन लीजिए। खुला हुआ है
इसका? मैं भी गया था सर, वहाँ काफी गर्मी, पूरे गेट बंद पड़ा होगा, बाहर से बच्चे भी गए। घास खड़ी थी सर? नहीं सर, ये अभी घास खड़ा है, हमने खुद रिकॉर्ड किया है सर। उसको जो इसमें से निकलते हॉल में से उसको जो बीम टीड़ हो गया, उसका बीम टूट गया है, इसलिए अधिकारियों का इसका कागज डाल के रखो, इसमें कोई घटना घट जाती तो उसके लिए हेडमास्टर जिम्मेदार होगा। तो हमने ताला लगा दिया। तो आपने अपने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मुझे बात बताई है। अब हालात और हेडमास्टर साहब के जवाब के बाद बारी थी शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का पक्ष जानने की। तो हम पहुंचे दतिया डीपीसी के पास, लेकिन उनका ध्यान स्कूल की बदहाल स्थिति से ज्यादा हेडमास्टर के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर था। तभी तो कहा कि 2 से 4 दिन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्कूल के हालात सुधारने को लेकर मजाल है कि कोई बात कही हो। वही एसएमसी के माध्यम से पत्राचार किया गया और लिखा गया कि एसएमसी इस कार्य कराने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती है और ये विड्रॉ हो गया। अब फिर पीआरसीसी के माध्यम से जब इनकी बार बार जांच कराई गई तो इनके रिकॉर्ड भी नहीं था, साफ सफाई की भी स्थिति खराब मिली थी। तो ऐसी स्थिति में अब बीआरसीसी से परसों कार्रवाई के लिए प्रस्ताव आया है, जिससे वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है। गौरतलब बात यह भी है कि स्कूल के हालात काफी वक्त से बिगड़े हुए हैं, लेकिन विभाग अब तक सोता रहा। वहीं जब मीडिया में मामले को लेकर सवाल शुरू किए तब जाकर कार्रवाई की बात कही जाने लगी, लेकिन स्कूल के हालात पर अब भी एक लंबी खामोशी नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।